So now we see another method of proof which is known as proof by contradiction. So in the method of proof by contradiction, what we have to do is, suppose the statement to be proved is false. That is, suppose that the negation of the statement is true. So अगर हमें कोई स्टेटमेंट P दी गई है और हमें प्रूव करना है कि इस स्टेटमेंट के बारे में कि ये P स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, तो वी विल अज्यूम दैट negation of P is true. So negation of P ये हम खुद से अज्यूम करेंगे कि ये ट्रू है, और इस तरीके से हम किसी कंट्राडिक्शन तक अप्रोच करेंगे. अगर हम किसी ट्रू स्टेटमेंट को प्रूफ कर रहे हैं तो लाजमी तौर पे निगेशन P जो है वो लीड करेगा किसी कंट्राडिक्शन को, एंड देन वी कंक्लूड दैट आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग एंड द स्टेटमेंट P इज ट्रू. तो ये 3 स्टेप इसमें इन्वॉल्व होंगे कि जिसमें हमें सबसे पहले नंबर पे जो स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट है उसकी निगेशन लेनी है, एंड देन उस निगेशन की जो स्टेटमेंट है उसको फर्दर लॉजिकली प्रूफ करना है कि ये किसी कंट्राडिक्शन को लीड करती है. तो जब कोई इस तरह की कंट्राडिक्शन आ जाए तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि निगेशन P की जो अजम्पशन थी दैट वाज नॉट राइट, तो इसलिए निगेशन P जो है वो दुरुस्त नहीं है. सो P मस्ट बी ट्रू. सो इस मेथड को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल चूज करते हैं. द फर्स्ट एग्जांपल इज अ थ्योरम. सो देयर इज नो इंटीजर दैट इज बोथ इवन एंड ऑड. और ये बात लॉजिकल भी है कि ऐसा कोई इंटीजर नहीं है जो कि एक ही वक्त में इवन भी हो और ऑड भी हो. तो इस तरह की जो स्टेटमेंट है जिसमें हम देख सकते हैं कि इफ़ और देन जो है वो नहीं दिया जा रहा, जस्ट एक फैक्ट बताया जा रहा है, एक इंटीजर के बारे में उसकी प्रॉपर्टी बताई जा रही है. तो कंट्राडिक्शन की जो स्टेटमेंट्स हैं वो इस तरह की स्टेटमेंट्स को भी डील करती हैं जिसमें जस्ट एक प्रॉपर्टी बताई जा रही हो. तो यहाँ पे हम इस स्टेटमेंट की निगेशन जो है वो चूज़ करेंगे और अज्यूम करेंगे दैट negation is true. So what will be the negation of this statement? There is no integer that is both even and odd. We say that there is an integer that is both even and odd. So suppose there is at least one integer n that is both even and odd. So this will be our supposition about that number n which is an integer. और अगर वो इंटीजर एट द सेम टाइम इवन भी है और ऑड भी है तो हम उसके लिए दोनों ही डेफिनेशन यूज करेंगे. सो वी कैन राइट इट एज n इज इक्वल टू 2a फॉर सम इंटीजर a. और इसी तरह क्योंकि वो ऑड भी है तो हम उसे इस तरह भी लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू 2b प्लस 1 फॉर सम इंटीजर b. और क्योंकि ये इंटीजर सेम है, n जो है वो सेम है, बोथ आप देख सकते हैं बोथ इक्वेशन में. सो वी कैन कंपेयर दीज टू इक्वेशंस टू गेट दिस इक्वालिटी, एंड फ्रॉम हियर वी कैन सॉल्व इट by taking 2b on the left side and taking common. We get a minus b is equal to 1 over 2. And now we have to see what is the contradiction here. So contradiction can be anything which cannot be mathematically and logically correct. So here we see that a minus b is an integer. Since a is an integer and b is an integer, so the subtraction of the integer is an integer. But on the right hand side you can see that
this number 1/2 is not an integer, it is a rational number. So it belongs to the set of rational numbers. So here is the contradiction, that an integer cannot be equal to a rational number. So after this contradiction, we can say that our assumption was wrong and the original statement was true, and hence the proof. कंट्रडिक्शन को मज़ीद समझने के लिए हम इसका एक और जो प्रूफ है उसको करते हैं. इस प्रूफ में अगर हम देखें तो वी आर गिवन विद अ स्टेटमेंट द सम ऑफ एनी रैशनल नंबर एंड एनी इरेशनल नंबर इज इरेशनल. यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर सम कर दिया जाए तो वो इरेशनल आएगा. So we assume on the contrary that there is a rational number R and an irrational number S, such that R plus S is rational. Why we are saying this? Because when we see that if R belong to Q and S belong to Q prime, which is the set of irrational, then R plus S belong to set of irrational. This is the formal way of writing this statement, and the negation of this statement is that R belong to Q and S belong to Q prime, and R plus S also belong to Q, which is rational. So by using these conditions, we see that by the definition of rational, we can write R as a fraction of two integers where the denominator is not equal to 0. And since R plus S is also rational, we can also write it like a fraction of two integers where b is not equal to 0 and d is not equal to 0, and replacing these values to form an equation that a over b plus s is equal to c over d. And when we place these values in the equality and solve it, we get s is equal to c over d minus a over b, and by solving this fraction we get bc minus ad over bd, which is again in a fraction form, and we see that bc minus ad is an integer. Since the product of integers and addition of integer is an integer, and this bd is also a non-zero integer, since b is not equal to 0 and d is not equal to 0. This whole term is fulfilling the definition of rational numbers. But on the left side we see that for S we have chosen that S is an irrational number. So here is the contradiction, that an irrational number cannot be equal to a rational number. And after this contradiction we say that our assumption was wrong, and that assumption was the negation of this statement was wrong, and the original statement is true. Now we see another example of proof by contradiction. So here is the theorem: there is no greatest integer अपना काम कर लो तुम लोग. अभी 7वां छठा चल रहा है, यानी छठे का मतलब है रिवीजन लेक्चर को मिला के 7वां पूरा होने लगा है. 8वां भी नहीं अभी बना. आज कल का दिन है अभी आपके पास.
तो ये इसकी एडिटिंग नहीं करनी, there is no greatest integer. So this is a property about integers, and it can easily be seen that whenever you choose some integer, you can always find a greater integer than that by adding just 1 into that integer. तो इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए हम इसका प्रूफ करेंगे. We say that suppose this statement is not true, so what will be the negation of this statement? And we suppose the negation of the statement to be there is an integer which is greatest integer, and we suppose that integer to be n. And now we know that n is greater than equal to n for every integer n. So ये कैपिटल n जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बड़े से बड़े इंटीजर को, और हमने कहा कि इससे ये सबसे बड़ा इंटीजर है, तो बाकी तमाम इंटीजर जो हैं जिनको हम स्मॉल n से डिनोट कर रहे हैं वो तमाम के तमाम इससे लेस हो जाएंगे. एंड नाउ लेट m इज इक्वल टू n प्लस 1. अब हमने एक नया इंटीजर बनाया है, एक नया नंबर बनाया है और उसको m का है, और उसमें हमने n में 1 ऐड कर दिया है. सो अगर हम n में 1 ऐड करें, n क्योंकि इंटीजर है और उसमें हम 1 ऐड करें, तो वी गेट अनदर इंटीजर, और वो m, उसको नाम हमने दिया है m का. नाउ m इज एन इंटीजर सिंस इट इज अ सम ऑफ इंटीजर. ऑल्सो m इज ग्रेटर देन n सिंस m इज इक्वल टू n प्लस 1. Thus m is an integer that is greater than n. So यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ जाती है क्योंकि हमने n को अज्यूम किया था कि n जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और n के बारे में हमें ये भी पता चल रहा है कि n इज़ नॉट द ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि हमें एक बड़ा इंटीजर मिल गया उससे जो कि m है. तो ये दोनों बातें एक ही वक्त में दुरुस्त नहीं हो सकती कि वो एक n जो है वो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है और n जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं भी है. सो दिस इज़ द कंट्राडिक्शन, और इस कंट्राडिक्शन के बाद हम कहेंगे कि हमारी जो पोजीशन है वो रॉन्ग है, एंड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सो देयर इज़ नो ग्रेटेस्ट इंटीजर.